हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 शिक्षा में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका पेपर 3 छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो पेपर 3 है। इसके पहले आपके पेपर 4 की सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आप जाकर वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे लगी आपको वो वीडियो, ठीक है, और कितना हेल्पफुल है आपके लिए। और जितना हो सके शेयर करिए सबको, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, कमेंट अच्छा करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, क्योंकि बहुत वीडियो बनाते बनाते थक चुके हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले, प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित हैं। प्रबंधन की यह परिभाषा किसने दी है? तो प्रबंधन की यह परिभाषा दी है मैकफॉरलैंड ने। ठीक है, तो मैकफॉरलैंड ने क्या कहा? जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, आधारभूत समन्वय एवं संचालन, इसकी संक्रिया है जिससे संगठित प्रयास सम्मिलित है। किसने कहा कि प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा संस्थानों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है? क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए मानवीय तथा संस्थानों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। किसने कहा है इस परिभाषा को? तो इसको कहा है जॉर्ज टेरी ने। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये किसने कहा है? अभी आपने देखा ऊपर, किसने कहा? जॉर्ज टेरी ने। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जॉर्ज टेरी। बट इन्होंने यहाँ पर टेरी 2 बार दिया है। ठीक है, तो प्रबंधन, ओके, ठीक है, टेरी ने ही कहा है इसको भी। ठीक है, तो टैरी कर दीजिए। यही बातें इन्होंने भी कही हैं, बस थोड़ी सी घुमा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबंधन में उन सभी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उद्देश्य तथा प्राप्ति, कार्य मूल्यांकन तथा उन कार्यात्मक दर्शन के विकास से संबंधित सामाजिक प्रणाली में संगठन के उद्देश्य को सुनिश्चित करती हैं। प्रबंधन की यह परिभाषा किसने दी है? क्या बोला आपसे? प्रबंधन में उन सभी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, मतलब उन सभी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को इकट्ठा किया गया है जो उद्देश्य तथा प्राप्ति, ठीक है, जो उद्देश्य प्राप्ति, कार्यों का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कैसे करना है, ठीक है, कैसे विकसित करना है, कार्यात्मक दर्शन का विकास कैसे करना है, ठीक है, सामाजिक प्रणाली में संगठन कैसे बनाना है, जो इन सभी उद्देश्यों को सुनिश्चित करता है तो प्रबंध कहलाता है। तो प्रबंधन की यह परिभाषा किसने दी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जैक डंकन ने। प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या हैं? प्रबंधन एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, यानी स्वोद्देश्य। प्रबंधन कार्य सफलता को बढ़ाता है, सार्वभौमिक होती है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो मैनेजमेंट है यह एक सुउद्देश्य यानी एक अच्छे उद्देश्य को बनाने वाली प्रक्रिया है, सफलता की ओर बढ़ाता है और यूनिवर्सल होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंधन के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? यह एक समन्वित प्रक्रिया है, यह क्रिया आधारित होता है, बहुआयामी होता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। निम्न में प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं? यह एक अदृश्य शक्ति है, यह मापन योग्य है, यह दूसरों के कार्यों पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन होते हैं मानवीय, भौतिक, मानवीय, भौतिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानवीय और भौतिक संसाधन है दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। संसाधनों को बांटा गया है दृश्य, अदृश्य, दोनों, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी दृश्य और अदृश्य दोनों में ही बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्यालय के प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन कौन से हैं? मानवीय, भौतिक, दृश्य, अदृश्य, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ही प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन हैं। किसमें प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है? शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एजुकेशन, यानी शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट। शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है प्रबंधन द्वारा, व्यावसायिकरण द्वारा, अनुकरण, निजीकरण। किसके द्वारा शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्य को अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है? तो मैनेजमेंट द्वारा, यानी प्रबंधन द्वारा। अच्छे विद्यालय संगठन से हमारा तात्पर्य यही है कि संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा विद्यालय के विभिन्न अंग प्रत्यंग मिलकर अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्रिय रहें। यह कथन किसने कहा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एस माथुर। सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि जो शिक्षा में प्रबंधन है वह मानवीय भौतिक संसाधन है, सामाजिक प्रक्रिया है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षा में प्रबंधन का महत्व क्या है? यह शिक्षा के सभी स्तरों के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है, हर एक लेवल के बच्चों के लिए। प्रबंधन की सफलता विद्यालय को विकास प्रदान करती है, ये भी बात सही है। शिक्षा में प्रबंधन संगठन आवश्यक है, तो ये भी बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शिक्षा में प्रबंधन है क्या है? केवल कला केवल विज्ञान दोनों ही, ना तो कला ना तो विज्ञान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान और कला दोनों ही प्रबंधन है। शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र का विस्तार क्या है? शिक्षा संबंधी तथ्य, योजनाओं तथा नीतियों तक, शिक्षा की कार्यप्रणालियों तक, कर्मचारियों को दिए गए निर्देशन, निरीक्षण या पर्यवेक्षण तक, या सभी। तो जो शिक्षा प्रबंधन का क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तार है, और ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। यानी कि जो शिक्षा संबंधित तथ्य होते हैं, प्लानिंग होती है, पॉलिसीज होती हैं, वर्किंग सिस्टम है उनके, जो उनके गाइडेंस हैं, सुपरविजन है, ये सभी ठीक है शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में आते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श तथा मूल, शिक्षा के सिद्धांत, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाएं बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना, या सभी। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना, जो शैक्षिक प्रबंधन कार्य है इनको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? तो नियोजन करना यानी प्लानिंग करना, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, निर्देशन यानी कि निर्देश देना यानी कि गाइडेंस करना, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाना, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करना, या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट इसके सभी कार्य हैं। यानी जो शैक्षिक एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कंट्रोलिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, इवैल्यूएट करता है। ठीक है, तो विद्यालय का मूल्यांकन किन आधार पर किया जाता है? कार्य पूरा करने की अवधि, कार्य की गुणवत्ता, कार्य की कमियां, परस्पर संबंध, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया के मुख्य सोपान कौन से हैं? निर्णयन या नियोजन, संगठन तथा संप्रेषण, निर्देशन एवं समन्वय स्थापित करना, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंध में अंतर क्या है? तो जो शिक्षा प्रशासन है यह शब्द शिक्षा प्रबंध से अधिक व्यापक है। प्रशासन प्रबंध का एक अंग है। शिक्षा प्रबंध शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठ है, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी जो शिक्षा प्रशासन है वह शब्द शिक्षा प्रबंध से ज़्यादा व्यापक है। ठीक है, और प्रशासन जो है प्रबंध का एक अंग ही होता है, और शिक्षा प्रबंध शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठ होता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रशासन प्रबंध का अंग है, इस विचार के प्रतिपादक यहाँ पर है ना, प्रशासन प्रबंध का एक अंग है। तो यह भी एक अंतर है दोनों के बीच में। तो यह विचार किसने कहा? ठीक है, तो इसको कहा था E.L. ब्रेच ने। 25 प्रशासन को प्रबंध से ऊपर मानने वाले विचारकों में मुख्य हैं। ठीक है, यानी जो प्रशासन है वो प्रबंध से ज़्यादा ऊपर है, यह कौन मानता है? तो स्प्रिंगल है, J.N. सुल्च है, ओलिवर सेल्डेन है, सभी। तो ये सभी लोग मानते हैं कि जो प्रशासन है वो प्रबंध से ऊपर होता है। प्रबंध शब्द शिक्षा प्रशासन से कहीं अधिक व्यापक है। शिक्षा प्रशासन से कहीं अधिक प्रबंध शब्द व्यापक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रेच का। शिक्षा प्रबंध की मुख्य दशाएं क्या हैं? शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक संगठन, प्रशासन, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रबंध की मुख्य समस्याएं क्या हैं? पूरी प्रक्रिया कागजी का होना, वित्तीय प्रबंध, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, यानी कि कागजी प्रक्रिया होती है या इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत होता है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका अभाव है। ठीक है, तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत। तो ये सभी शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत हैं। शैक्षिक प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व किन कारणों से होती है? तो शैक्षिक प्रबंध की आवश्यकता कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति के कारण, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के कारण, सामाजिक मांग की संपूर्ति के कारण। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर
ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक या उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारक ही शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। एक अच्छे प्रबंधक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहली चीज़ तो वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वह सैद्धांतिक स्वच्छता हो, उसके अंदर दृढ़ता और लचीलापन हो, यानी लोचशीलता का समन्वय हो उसके बीच में, कठोर भी हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो। ठीक है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 9 आज के सेशन में कर लिया है। अभी हमारा बचता है चैप्टर नंबर 10, जिसमें कुल हैं आपके 70 क्वेश्चंस। ठीक है, और टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट। तो देखते हैं इसको 1 बाय 1 करके, जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे कर लेंगे इसको, यानी कि ठीक है, ज़रूरी नहीं पूरा 70 करें, पर जितने भी हो सकेंगे कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं विद्यालय प्रबंधन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, शैक्षिक प्रशासन से संबंध शैक्षिक प्रशासन में प्रबंध संबंधित है किससे? जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें प्रबंध किससे संबंधित है? कक्षा से, विद्यालय से, शिक्षा विभाग से या समाज से? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यालय से। प्रबंध को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है? तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा सर चार्ल्स रेनॉल्ड ने। किसने कहा कि विद्यालय प्रबंध वह कला है जिसके द्वारा विद्यालय संबंधी मानवीय तथा भौतिक तत्वों को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाता है ताकि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके? तो यह कथन किसने कहा है? यह कथन इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है। प्रबंध से आशय उस कला या विज्ञान से लिया गया है जो कार्य कुशल तरीके से एक व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करता है। या किसका मत है? तो यह मत आपका याद रखना जॉर्ज आर टेरी का है। ठीक है, तो टेरी ने कहा था प्रबंध से आशय उस कला या विज्ञान से लिया गया है जो कार्य कुशल तरीके से एक व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान करता है। यानी कि मैनेजमेंट वह है जो किसी कार्य को एकदम कुशल तरीके से कराए ताकि जो भी उद्देश्य हो उसकी प्राप्ति अच्छी हो। प्रबंध कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी क्रियाओं के आयोजन, संगठन तथा नियंत्रण का काम है। यह किस लेखक ने कहा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको कहा है आर.सी. डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस लेखक ने कहा कि प्रबंध एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया है? तो यह किसने कहा है? तो राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा C.W. विल्सन ने कहा कि जो प्रबंध है एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया है। जो ह्यूमन पावर है उनके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, पावर है, लेकिन उसका प्रयोग और उसका गाइडेंस बहुत ही अच्छे ढंग में करना है ताकि अपना लक्ष्य को प्राप्त हो सके। तो मैनेजमेंट वही है और यह कथन विल्सन ने कहा है। निम्न में से किसने कहा कि प्रबंधक एक बहुउद्देशीय तत्व है जो कि एक व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा कार्य करने वालों का प्रबंध करता है? तो यह कथन कहा है पीटर एफ ड्रेकर ने। इन्होंने कहा कि यह एक तरीके से मल्टीपर्पज एलिमेंट है जो कि व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है, कार्य करने वालों का प्रबंध करता है। शैक्षिक प्रबंध निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो शैक्षिक प्रबंध आपका शिक्षा व्यवस्था पर्यवेक्षण या ए और बी दोनों? तो याद रखना जो शैक्षिक प्रबंध है वो शिक्षा और व्यवस्था दोनों पर आधारित होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से कौन शिक्षा प्रबंध का आयाम है? मानव शक्ति, सामाजिक न्याय, विनियोग या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो हैं वो शिक्षा प्रबंध के आयाम हैं। नंबर 10 है, निम्न में से कौन शिक्षा प्रबंध का आयाम नहीं है? सामाजिक मांग, समन्वित, सामाजिक न्याय, सामाजिक आंदोलन? तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आंदोलन। जो शिक्षा प्रबंध है उसका आयाम सामाजिक आंदोलन नहीं होता है। निम्न में से कौन शिक्षा तथा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं होते हैं? तो इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक ये सभी पढ़े होते हैं पर मजदूर को इनके हिसाब से पढ़ा लिखा नहीं माना जाता है। विद्यालय निम्न में से किसका केंद्र होता है? तो विद्यालय निम्न में से समाज सेवा का केंद्र होता है, ना तो आंदोलन का ना क्रांति का, केवल किसका? समाज सेवा का केंद्र होता है। एक अच्छे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना, एकजुटता को सिखाना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, उपर्युक्त सभी? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो प्रबंध शब्द का जो नवीनतम प्रयोग हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो प्रबंध शब्द सबसे पहले उद्योग में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। विद्यालय प्रबंध की संकल्पना कब प्रारंभ हुई? तो ये क्या है? अभी एकदम नई है, नवीनतम है। तो आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे? आधुनिक समय में।
शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक विचारधाराओं से कब जोड़ा गया? तो जो शिक्षण संस्था है इसको धार्मिक विचारधाराओं से कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है प्राचीन, मध्य या वर्तमान या सिंधु। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में ही शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक विचारधाराओं से जोड़ दिया गया था। मध्यकाल में शिक्षण संस्थाओं से संबंधित नीतियां कौन बनाता था? स्थानीय समुदाय, धार्मिक संस्था, राजा या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी जो थे ये मध्यकाल में शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पॉलिसीज या नीतियां बनाते थे। शिक्षा केंद्रों की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो शिक्षा केंद्र की स्थापना बौद्ध काल में ही हो गई थी। बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्थाओं का समस्त व्यय कौन वहन करता था? तो बौद्ध काल में राजा या नवाब, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक या जनता? तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा जो राजा या नवाब होते थे वही शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था का समस्त व्यय वहन करते थे। निम्न में से किस काल में शिक्षा केंद्र के रूप में आश्रमों का प्रचलन था? तो किसमें था? बौद्ध काल में जो शिक्षा केंद्र था उसमें बौद्ध काल में ही आश्रम का प्रचलन था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से किस व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए? ठीक है, तो किसको दिया जाना चाहिए? शैक्षिक नियोजन को, स्कूल के प्रबंध को, शिक्षक भर्ती को या सभी को? तो राइट आंसर हो जाएगा किस व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? तो शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशन प्लानिंग और स्कूल का जो मैनेजमेंट है इन दोनों को ही उच्च प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक विकास का पुनर्लोकन कौन करता है? शिक्षा बोर्ड, राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार या दोनों ही, यानी बी और सी? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होते हैं वही शैक्षिक विकास का पुनर्लोकन करते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत किसमें प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों, संस्था के अध्यक्षों या उपयुक्त सभी? तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत शैक्षिक आयोजक जो हैं, प्रशासक जो हैं और संस्था के जो अध्यक्ष हैं इन सभी में प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा सुधार में स्कूल योजना एक मील का पत्थर है। शिक्षा प्रयास में अध्यापक के बिंदु होता है। पहली बार अध्यापक समुदाय को शिक्षा सुधार का नियोजन एवं संचालन बनाया जा रहा है, यह किसने कहा है? तो यह कथन कहा था डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने। ठीक है, फ्रैंकलिन ने शिक्षा सुधार में स्कूल प्लानिंग को एक मील का पत्थर बोला था। किसका मत है कि किसी शिक्षण संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों से प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर अपने विकास की योजना बनाई जाती है? यह किसका कथन है? तो यह कथन है डब्ल्यू.एम. बूच का। ठीक है, जो डब्ल्यू.एम. बूच थे इन्होंने कहा कि जो किसी शिक्षण संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों, उनसे प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर अपने विकास की योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? डब्ल्यू.एम. बूच ने कहा था। निम्न में से किस लेखक ने स्कूल योजना के निर्माण में 7 पदों को आवश्यक माना है? इलियट, मोसियार, एम बूच या ए और बी दोनों? तो इलियट और मोसियार इन दोनों ने ही 7 पदों को आवश्यक माना था स्कूल योजना के निर्माण में। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि जिन परिस्थितियों में व्यक्ति की क्षमताओं को पूर्ण उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है उसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम के निर्माण उनका सहयोग मिले और तब यह परिस्थितियां व्यक्ति को स्व अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करेंगी? यह कथन किसने कहा है? तो इसको कहा है ओडवे टीड ने। ठीक है, क्या है मतलब समझो इसका। जिन परिस्थितियां जैसी भी हैं उसमें जब व्यक्ति की क्षमताओं को पूर्ण उपयोग हेतु, यानी मान लो कोई कठिन परिस्थिति आ गई, ठीक है, आपके पास कैपेबिलिटी है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी परिस्थिति हो आप अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएँ, ऐसा प्रोत्साहन किया जा सकता है, जिसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम के निर्माण और इनका सहयोग मिले तथा सभी परिस्थितियां व्यक्ति को स्वाभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करेंगी। ठीक है, यानी कि अपनी हर एक परिस्थिति को आप अभिव्यक्त कर सको और खुद को इतना प्रोत्साहित कर दिया जाए कि आपके अंदर की क्षमताएं जो हैं उन परिस्थितियों को टैकल कर सकें। तो यह कथन ओल्डवे और टीड ने कहा है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण में प्रशिक्षित व्यक्ति कौन है? तो ये जो डॉक्टर हैं, शिक्षक, इंजीनियर, ये सभी ही प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत को विकसित करके किस लेखक ने सर्वाधिक योगदान दिया है?
आर टेरी, एच वीच होमन्स या एल एफ ब्रेच ने। तो किसने नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत को विकसित करके किस लेखक ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आर टेरी ने। ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 तत्वों में भागों में बांटा गया है। विद्यालय योजना का क्षेत्र है भौतिक, शैक्षिक, राजनीतिक या दोनों, ए और बी। तो जो विद्यालय योजना का क्षेत्र होता है वो होता है आपका भौतिक भी और शैक्षिक भी, राजनीतिक नहीं होता। विद्यालय में राजनीति नहीं करवाई जाती है। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध योजना तैयार करने में आवश्यक होता है योजना की अवधि, योजना का क्षेत्र, योजना हेतु बजट बनाना या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएंगे जो उपयुक्त सभी, यानी कि जब भी मैनेजमेंट प्लानिंग करनी होती है तो उसमें हमें पहले प्लानिंग की टाइम क्या है, कितना बजट चाहिए, किसके लिए हम प्लानिंग करें, किस एरिया के लिए, ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। विद्यालय क्रियाओं के नियोजन में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? अध्यापक, प्रधानाध्यापक, छात्र या अभिभावक की। तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय की सभी क्रियाओं के नियोजन में, प्लानिंग में उसकी अहम भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक नेता होता है, तो दोनों जगह का नेता होता है, विद्यालय और समाज दोनों का ही नेता होता है। ठीक है। विद्यालय स्वस्थ अथवा अस्वस्थ, नैतिक एवं भौतिक परिस्थितियों में संपन्न तथा वित्तपूर्ण, अच्छे अथवा बुरे होते हैं, जबकि प्रधानाध्यापक योग्य, उत्साही, उच्च आदर्शपूर्ण अथवा इसके प्रतिकूल होते हैं। यह किसने कहा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पीसी रैन ने कहा है। वह स्कूल सफल नहीं हो सकता जहां के अध्यापक मिलकर एक दल के रूप में कार्य नहीं करते, परंतु इनके दल का नेता प्राचार्य इन्हें उत्प्रेरित करता है। यह किसका मत है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मदीन सुल्तान का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसने कहा है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखें? तो यह कथन किसने कहा है? रायबर्न ने कहा है। किसने कहा कि अच्छे प्रधानाध्यापक का शिक्षा दर्शन नवीनतम विचारों और अनुसंधान के सावधानी से किए अध्ययन पर आधारित होना चाहिए? देखो, अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखें, यह रायबर्न ने कहा है। और जो अच्छे प्रधानाध्यापक होते हैं उनका शिक्षा दर्शन नवीनतम विचारों और अनुसंधान के सावधानी से किए अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। जो उनका शिक्षा दर्शन होता है वो कैसा होना चाहिए? नए विचारों पर रिसर्च बेस होना चाहिए। तो इसको किसने कहा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय प्रधानाध्यापक के विद्यालय क्रियाओं की योजना संबंधी कार्यों पर बल दिया है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोलाम्बा, ग्राफ, स्ट्रीट या दोनों। तो यानी बी और सी, यानी जो ग्राफ और स्ट्रीट हैं, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा शास्त्री ग्राफ और स्ट्रीट एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि विद्यालय प्रधानाध्यापक के जो प्रधानाचार्य हमारे प्रिंसिपल हैं उनके विद्यालय क्रियाओं की योजना संबंधी कार्यों पर बल देना चाहिए। संपूर्ण योजना बनाते समय प्रधानाध्यापक को कौन सी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए? सद्भावनापूर्ण, मित्रतापूर्ण, अधिनायकवादी या उपयुक्त सभी। तो जब भी वो संपूर्ण योजना बनाते हैं उस समय प्रिंसिपल को कौन सा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए? तो अधिनायकवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। विद्यालय की ख्याति तथा समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उस विद्यालय का प्रधानाचार्य अपने अध्यापक, विद्यार्थी तथा उनके माता पिता तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव डालता है। यह मत किसने कहा था? तो याद होगा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसको कहा था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। किसने कहा था कि मैं उसे अच्छा मुख्य अध्यापक समझता हूं जो अपने सहयोगियों पर कठोर स्वामी के समान शासन न करता हुआ उन्हें उत्प्रेरित करता है। यानी एक कठोर स्वामी की तरह वो शासन नहीं करता है बल्कि उन्हें हमेशा मोटिवेट करता है, वही अच्छा प्रधानाध्यापक होता है। यह कथन किसने कहा है? तो इसको सैयदेन ने कहा है। इलियट और मोसी यार ने स्कूल योजना के निर्माण में कितने पदों को आवश्यक माना है? तो यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। 7 पदों को इन्होंने आवश्यक माना है। कभी प्रोत्साहन, कभी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सहायता, कभी सुझाव, कभी निश्चित आदेश, सभी आवश्यक हैं। यह किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो राइट ऑप्शन है H.G. स्टीड ने कहा है कि हमेशा प्रोत्साहन, मोटिवेशन, हेल्प और सुझाव ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ऐसा कहा था H.G. स्टीड ने। ठीक है। निम्न में से किसका मत है कि प्रधानाध्यापक का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ की वह आरोग्य पद प्रभाव डाल सकता है? तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानाध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक, कठोर प्रशासक, राजतांत्रिक या बी और सी दोनों होना चाहिए? तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक, क्योंकि कठोर तो होगा नहीं, तो बी और सी तो गलत ही हो गया। तो राजतांत्रिक भी नहीं होता है, स्कूल में प्रधानाध्यापक लोकतांत्रिक होता है। निम्न में कौन सा उपागम शैक्षिक नियोजन के पृथक उपागम के रूप में दिखाई देता है? लागत, लाभ, सामाजिक मांग, स्कूल मैपिंग, सामाजिक न्याय। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा जो स्कूल मैपिंग होता है, यह उपागम शैक्षिक नियोजन के पृथक उपागम के रूप में दिखाई देता है। किसका मत है कि हम सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों को कौशल उत्पन्न करने वाले केंद्र के रूप में ले सकते हैं? तो यह कहा था हार्विनसन ने। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रण इस बात का पता लगाना है कि क्या उपलब्धि हुई है, अर्थात निष्पादन, निष्पादित कार्य का मूल्यांकन और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदमों को उठाना ताकि नियोजन के अनुकूलन निष्पादन हो सके। यह किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था? तो इसको कहा था जी.आर. टेरी ने। यानी कि नियंत्रण कंट्रोल यह है कि जितना हमें चाहिए था, ठीक है, जो हमने प्लानिंग करी थी, क्या हमें वो मिल पाया या नहीं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का पता लगाना जी.आर. टेरी ने कहा था कि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएं ताकि जो हमने प्लानिंग करी है उसके अनुकूल हमें रिजल्ट मिल सके। नियंत्रण एक प्रबंधीय कार्य है जो कि अधीनस्थ कर्मचारियों के निष्पादन का मापन एवं उसमें सुधार करती है। यह किसका मत है? ओडोनेल, कुंट्ज, किंडले या ए और बी दोनों? तो डियर स्टूडेंट्स इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, अभी आप इसको पेंडिंग में कर दीजिए। प्रबंधीय नियंत्रण की प्रक्रिया निम्न में से किस पर आधारित होती है? ठीक है, तो आधारभूत लक्ष्य, वैज्ञानिक सिद्धांत, सांख्यिकी तत्व, बी और सी दोनों। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी वैज्ञानिक सिद्धांत और सांख्यिकी तत्व, इन दोनों पर ही जो प्रबंधकीय नियंत्रण है इसकी प्रक्रिया आधारित होती है। नियंत्रण कौन सी प्रक्रिया है? स्थिर, गतिशील, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधीय नियंत्रण का आशय कार्यों को योजना अनुसार संपन्न कराने से है। यह किसका मत है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह मत है विली ई गोट्ज का। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है? वह प्रक्रिया है नियंत्रण जिसके द्वारा कोई कार्य हम प्लान के अनुरूप करते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यह किसने कहा है? इसको कहा है डेल हेनिंग ने। वास्तविक निष्पादन एवं प्रमापों को मिलाकर अथवा उनकी तुलना करके क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विचलन ज्ञात किया जा सकता है, डेविएशन। ठीक है, यानी कि जो वास्तविक निष्पादन हुआ है एवं प्रमाप, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर और उनका तुलना किया जाए तो हमें डेविएशन पता चल जाता है, विचलन पता चल जाता है। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने नियंत्रण प्रक्रिया में 3 स्तर बताए हैं? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जेम्स एल पियर्स ने। शिक्षा शास्त्री हैं एक ऐसे जिन्होंने नियंत्रण की 3 प्रक्रिया या 3 स्तर बताए हैं। जेम्स एल पियर्स के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया 3 स्तर की होती है। तो वो कौन कौन सी हैं? एक नियोजन करना, वास्तविक कार्यों की तुलना करके रिपोर्ट देना, निर्णयात्मक कार्य करना या सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर प्लानिंग करना, दूसरा स्तर है कि वास्तविक कार्य की तुलना करके रिपोर्ट तैयार करना और निर्णय लेना, ये तीसरा स्तर है। तो 3 स्तर बताए हैं जेम्स एल पियर्स ने नियंत्रण प्रक्रिया के। एडवर्ड एम एंथोनी के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया का स्तर कितना है? तो टोटल क्या है? लक्ष्य, पद्धति, जांच या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस लेखक के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया 5 स्तरों से युक्त होती है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जुरन। नियंत्रण प्रक्रिया का तत्व माना गया है प्रमापों का निर्धारण, पद्धति, संगठन या संतुलन। तो नियंत्रण प्रक्रिया का तत्व माना जाता है किसको? तो ये हो जाएगा प्रमापों का निर्धारण। ठीक है, जुरन के मतानुसार नियंत्रण प्रक्रिया किस स्तर से मुक्ति होनी चाहिए? माप की इकाइयों की परिभाषा, नियंत्रण के बिंदुओं का चयन, निर्णयानुसार कार्य करना, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन समय अथवा धन की इकाइयों में निर्धारित किए जा सकते हैं अथवा निर्देशकों के रूप में निश्चित किए जा सकते हैं? यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन प्रमाप में कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रमाप। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानदंड निश्चित करने से अभिप्राय उन मानों से है जिनके आधार पर मापा जाता है। वास्तविक परिणामों को, परिलक्षित परिणामों को, निर्धारित परिणाम को या उचित परिणाम को? तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक परिणाम को ही हम मानदंड निश्चित करके माप सकते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के किस चरण में सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं? तो किस चरण में उठाए जाते हैं स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थ चरण जो है उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।
प्रबंधीय नियंत्रण में किसका नियंत्रण किया जाता है? समाज का, व्यक्ति का, छात्र का या नेता का? तो प्रबंधीय नियंत्रण में व्यक्ति का नियंत्रण किया जाता है। व्यक्तिगत अवलोकन करने में समय लगता है तथा बाह्य रूप में यह एक अकुशल पद्धति दिखलाई देती है, किंतु अधीनस्थों की क्रियाओं के नियंत्रण की कोई अन्य विधि इसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है थियो हेमन ने। ठीक है। निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण और स्वनियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अभिप्रेरणा, यानी जो मोटिवेशन है, हम मोटिवेट रह के ही सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं खुद को। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सी प्रविधि दैनिक कार्यों के निष्पादन व कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है और उनको नियंत्रित ढंग से ही कार्य करने के लिए बाध्य करती है? तो यह होता है नीतिगत प्रविधि। प्रबंधकों के लिए कौन सा नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है? उदाहरण प्रविधि, अंकेक्षण विधि, बजट नियंत्रण प्रविधि या बी और सी दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा बजट नियंत्रण विधि जो है प्रबंधकों के लिए नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक प्रधानाचार्य अधिक से अधिक कितने दिन की छुट्टी कर सकता है? तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से सर्च करें और कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टोटल आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 10 चैप्टर। ठीक है, बचते हैं 5 चैप्टर, फटाफट वो भी हो जाएंगे। बट आप जितना हो सके शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिले और अच्छे अच्छे मैसेज करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।